प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम हाल फिलहाल के कुछ दिनों के जो टॉप करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज है वो ये है कि मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो इनका नाम है अब्दुल्ला असाहिद। तो आप याद रखोगे कि ये कहां के फॉरेन मिनिस्टर है, किस कंट्री के हैं, तो मालदीव्स। ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। आप पूछोगे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, जिसको कि शॉर्ट में यूएनजी कहते हैं। तो देखो, यूनाइटेड नेशन में इस वक्त 193 मेंबर कंट्रीज है ना। तो ये सारी मेंबर कंट्रीज मिलती हैं हर साल, मिल के बैठ के डिस्कशंस करती हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। तो ये डिस्कशन जिस असेंबली में होती है उसी को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं। तो इसी के प्रेसिडेंट चुने गए हैं अब्दुल्ला असाहिद, जो कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अगली खबर भी यूनाइटेड नेशन से ही है। तो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया, दोबारा चुन लिया गया है। तो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियो गुटेरेस। इनका टर्म पूरा हो गया था, इन्हें फिर से 5 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल चुन लिया गया है यूनाइटेड नेशन का। तो आप नाम याद रखोगे, एंटोनियो गुटेरेस। क्यों न्यूज में आए? क्योंकि इनको सेकेंड टर्म के लिए दोबारा यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल चुन लिया गया है। यह अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन डिसाइड करता है? तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो डिसाइड करती है कि कौन बनेगा। अगली खबर यूनाइटेड नेशन से ही है। तो यूनाइटेड नेशन हर साल इंडेक्स जारी करता है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीजी। तो इसमें यह क्या करता है, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस की, उसको वो रैंकिंग देता है। हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। पहले आप जान लो कि खबर क्या है। तो खबर यह है कि इस रैंकिंग में भारत 117th पोजीशन पे आया है, जबकि पिछले साल भारत 115th पोजीशन पे था। तो इस साल 2 पोजीशन और नीचे आ गया है इंडिया। तो इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पे कौन है? तो स्वीडन है। ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? तो क्या है ये समझ लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, आपको मैं फिर याद दिला दूं, इस वक्त 193 मेंबर कंट्रीज हैं। तो 2015 में इन मेंबर कंट्रीज ने सोचा कि देखो, दुनिया में जो है इतनी इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग वजहों से जो है डिग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंट वगैरह का, और भी कई चीजें हैं जो धरती को एक अच्छी जगह बनाई जाए। इसके लिए इन्होंने कुछ गोल निर्धारित किए। 17 गोल डिसाइड किए गए, 17 टारगेट्स डिसाइड किए गए कि हम ये अचीव करेंगे, वो अचीव करेंगे। तो यही जो 17 गोल हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि आप डेवलपमेंट तो करो लेकिन साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी तो ख्याल रखो। तो ये यूनाइटेड नेशन ने इन 17 गोल्स को पूरा करने का टारगेट रखा है 2030 तक। तो ये गोल कितने पूरे हो रहे हैं, कंट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एसडीजी इंडेक्स जारी होता है। हर साल एसडीजी इंडेक्स जारी कर रही है यूनाइटेड नेशन, जब से एसडीजी गोल को एडॉप्ट किया है। तो इसी लिस्ट में इस साल भारत की 117th रैंक आई है। पिछले साल 115th, यानी भारत 2 पोजीशन और नीचे चला गया है। अगली खबर फिर से यूनाइटेड नेशन से। तो यूनाइटेड नेशन ने जो डेकेड अभी चल रहा है, डेकेड का क्या मतलब होता है? 10 साल, दशक, 10 साल का टाइम पीरियड। तो 2021 से लेके 2030 को डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन ने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डेकेड, यानी आने वाले 10 साल यूनाइटेड नेशन
इस तरफ मेहनत करेगी कि जो इकोसिस्टम है, पूरे दुनिया का जो एनवायरनमेंट है, उसको रिस्टोर किया जाए। तो इसमें यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है? अभी हमने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए ध्यान में रख के उन गोल्स को डिक्लेयर किया गया है। तो यही सारी चीजें, यानी पूरे 10 साल, अगले 10 सालों तक यूनाइटेड नेशन का टारगेट है, पूरे डेकेड को ही डिक्लेयर कर दिया है, डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगली न्यूज यूनाइटेड नेशन से ही है। देखो, हमने लॉजिकली सारे न्यूज को एक जगह क्लब कर दिया है, तो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी सारी खबर एक तरफ, फिर इंटरनेशनल न्यूज, फिर डोमेस्टिक न्यूज। इससे क्या होता है कि आपको याद रखने में भी आसानी होती है। तो पहले यूनाइटेड नेशन से जुड़ी सारी खबरें। तो अगली खबर, इंडिया को यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर चुन लिया गया है। ठीक है ना? तो अगले 3 सालों के लिए, 3 साल का टर्म है ये, 2022 से लेकर 2024 तक। तो इंडिया को किस में चुन लिया गया है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है? तो इसमें टोटल 54 मेंबर्स हैं। उन 54 मेंबर्स में अब इंडिया भी है, इंडिया को भी इलेक्ट कर लिया गया है। तो अब आप पूछोगे कि ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है क्या चीज? तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं ना, 6 प्रिंसिपल एजेंसीज होती हैं। अब जैसे जनरल असेंबली, तो जनरल असेंबली क्या है? जैसे भारत में पार्लियामेंट में लोकसभा होती है, वैसे ही जनरल असेंबली। तो ऐसे ही 6 अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है, वैसी ही एक प्रिंसिपल एजेंसी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में इंडिया को जगह मिल गई है अगले 3 सालों के लिए। आगे बढ़े तो अगला जो खबर है, अगली जो न्यूज है वो इंटरनेशनल न्यूज है कि रशिया ने ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आप को वापस खींच लिया है, ओपन स्काई ट्रीटी से। तो ये ओपन स्काई ट्रीटीज क्या चीज है बच्चों? तो ये समझो ओपन स्काई ट्रीटीज क्या है। तो 1992 में इस ट्रीटी को साइन किया था नेटो कंट्रीज ने, जो नेटो कंट्रीज हैं, प्लस रशिया, यूएसए सब इंक्लूडेड है इसमें। तो नेटो कंट्रीज ने क्यों साइन किया था ओपन स्काई ट्रीटी? तो इस ट्रीटी का मतलब था कि हर कंट्री जो है आर्म्स बनाने में लगी हुई थी, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में लगी हुई थी। तो ओपन स्काई का मतलब था कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को परमिशन देती थी कि आप मेरे आसमान में आके जो देखना है देख लो, हम नीचे कोई हथियार नहीं बना रहे। यानी आप सर्वेलांस कर सकते हो, आप एक दूसरे के आसमान के जरिए एक दूसरे पे नजर रख सकते हो। तो यही ओपन स्काई ट्रीटी थी। 1992 में इसे साइन किया गया था, 2002 से ये इफेक्ट में आ गया था। फिर क्या हुआ? यूएसए और रशिया में आपस में अनबन हो गई, बात बिगड़ने लगी। तो यूनाइटेड नेशन, यूएसए पहले ही इस ट्रीटी से अलग हो चुका है, वो नवंबर 2020 में ही अलग हो गया था ओपन स्काई ट्रीटी से। यूएसए का कहना था कि रशिया जो है वो ओपन स्काई ट्रीटी के नियमों को फॉलो नहीं करता है, उल्टा दूसरे देशों पे जासूसी करता है। इन्हीं सब बातों को लेके अमेरिका जो है पहले ही ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो गया था नवंबर 2020 में, और अब जाके रशिया भी अलग हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखो, इस तरह की वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आपके टाइम को बचाने के लिए हम काफी ध्यान से, काफी सोच समझ के कौन सी फैक्ट को इंक्लूड करना है, किस फैक्ट को एक्सक्लूड करना है, तो काफी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है बच्चों, तो प्लीज 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 अपने टीचर के लिए एक बात मान लो कि प्लीज एक बार लाइक बटन हिट करो, ताकि मुझे एटलीस्ट इतना पता चल जाए कि वीडियो का फीडबैक क्या है। अगर आपको वीडियो में कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि अगले बार हम इंप्रूव कर सकें। अगर आप चाहते हो कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाएं, तो प्लीज वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। तो ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े। अगली खबर है इंटरपोल से। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। तो इंटरपोल ने गुमशुदा लोगों को, जो लोग मिसिंग हैं,
उनका एक डेटाबेस बनाया है, उसका नाम रखा गया है आई फैमिलिया। तो जो लोग गायब हो गए उनका पता लगाने के लिए डीएनए, जो उनके बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके डीएनए की मदद ली जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आपसे डेटाबेस का नाम पूछा जाएगा। आई फैमिलिया किसने लॉन्च किया? आई फॉर इंटरपोल, आई फैमिलिया ने किया। इंटरपोल के बारे में कुछ और फैक्ट्स आप जान लो। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनेशनल पुलिस। एक होती है हमारे देश की पुलिस, लेकिन जब कोई मामला इंटरनेशनल लेवल का होता है तो किसी एक देश का तो नहीं रह जाता है। तो इस तरह के मामलों को इंटरपोल हैंडल करती है, भारत भी इसका मेंबर है। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां है? तो लियोन, फ्रांस में लियोन नाम के शहर में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरपोल की मोटो या टैग लाइन क्या है? कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। अगली खबर अल सल्वाडोर से। तो अल सल्वाडोर एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में। तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। तो इन दोनों के बीच में सेंट्रल अमेरिका का एक देश है अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर रिसेंटली खबरों में था। क्यों था खबरों में? क्योंकि ये दुनिया की पहली कंट्री बन गया जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर की मान्यता दे दी। लीगल टेंडर मतलब सिंपल वर्ड में आप समझो करेंसी। जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, डॉलर तो नहीं चलता है ना। तो कोई अगर डॉलर लेके आपके पास आ जाएगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, लीगल टेंडर नहीं है। तो अल सल्वाडोर ने क्या किया? बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा दे दिया है। बिटकॉइन के अलावा भी उसकी जो करेंसी है वो काम करती रहेगी, लेकिन बिटकॉइन को भी उसने करेंसी का दर्जा दे दिया। तो अल सल्वाडोर के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? सैन सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की करेंसी क्या थी? यूनाइटेड स्टेट डॉलर थी। अल सल्वाडोर यूनाइटेड स्टेट के बहुत करीब एक कंट्री है, तो उसकी करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर थी। अब उसकी एक और करेंसी हो गई है, बिटकॉइन भी करेंसी हो गई है। अगली खबर गूगल से। तो गूगल, ये देखो, ये गूगल यहां से अमेरिका से लेके लैटिन अमेरिका तक, लैटिन अमेरिका यानी कि इस तरह के देश, पराग्वे, उराग्वे, तो गूगल क्या कर रहा है? अमेरिका से लेके लैटिन अमेरिका तक एक अंडर सी, समुद्र के किनारे केबल बिछा रहा है ताकि अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां तक पहुंचाई जा सके। तो इस केबल के बारे में आप एक चीज जान लो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा केबल लाइन होने जा रहा है। ये अंडर सी बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? गूगल। केबल लाइन कहां से चल के कहां पहुंचेगी? अमेरिका से चल के लैटिन अमेरिका के देशों तक कनेक्ट किया जाएगा। इस केबल का नाम क्या रखा गया? फर्मीनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, केबल का नाम याद रखना है आपको, फर्मीनिया। कंपनी का नाम रखना है, कौन बनाया? गूगल ने बनाया। कहां से कहां कनेक्ट किया, सब सारे फैक्ट्स याद रखो। तो अगली न्यूज ये है कि इंडिया और थाईलैंड ने मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है अंडमान सी में। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या रखा गया? कोरपैट। कोरपैट का मतलब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है ना। तो किन दो देशों ने किया? इंडिया और थाईलैंड ने। कहां किया? अंडमान सी में। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंडो थाई कोरपैट। बस इतनी चीज आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, अगली खबर, यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को 3 रोमियो MH-60 हेलीकॉप्टर्स देने का डिसीजन ले लिया, रेड ग्रीन फ्लैग कर दिया। तो अमेरिका जो है 3 रोमियो हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी को सौंपने वाला है जुलाई में, ठीक है ना। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने 16,000 करोड़ रुपयों की डील साइन की थी, जिसके उस डील के अकॉर्डिंग 24 ऐसे हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे इंडिया को। तो 24 हेलीकॉप्टर खरीदने की डील ऑलरेडी इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट के साथ साइन कर ली है। तो यूनाइटेड स्टेट की जो कंपनी है लॉकहीड मार्टिन बना रही है ये रोमियो हेलीकॉप्टर्स। तो 24 की डील साइन हुई है, उसमें से पहले 3 हेलीकॉप्टर इंडिया को जुलाई में मिल जाएंगे। आगे बढ़े, तो अगली खबर यह है
कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्री, हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ये पहले एक आईएएस थे ना, उसके बाद इन्होंने मोदी कैबिनेट को ज्वाइन कर लिया। तो एस जयशंकर हाल फिलहाल में 2 कंट्रीज की विजिट पे गए थे, तो उनका नाम आपको याद रखना है, के फॉर कीनिया, के फॉर कुवैत। तो 3 दिनों के लिए कुवैत गए थे और 3 दिनों के लिए कुवैत से फिर ये कीनिया चले गए। अगली खबर है लद्दाख से। तो लद्दाख के एलजी, एलजी का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। लद्दाख में कोई चीफ मिनिस्टर तो है नहीं। लद्दाख क्या है? एक यूनियन टेरिटरी, अभी अभी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है लद्दाख को कश्मीर से अलग करके, ठीक है ना। तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है आरके माथुर। तो आरके माथुर, या कह लो कि लद्दाख की गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम का नाम है योन टैब स्कीम। अब ये टैब का मतलब जो पढ़ने वाला टैबलेट आप यूज करते हो, कंप्यूटर टैबलेट। तो इस स्कीम का नाम आप याद रखोगे योन टैबलेट स्कीम। किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो लद्दाख की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो इस स्कीम के थ्रू क्या किया जाएगा? लगभग 12,300 टैबलेट स्टूडेंट्स को बांटे जाएंगे। तो इन टैबलेट्स में पहले से ही स्टडी मटेरियल वगैरह मौजूद होता है। तो आप स्कीम का नाम याद रखोगे, स्टेट का नाम याद रखोगे। आगे बढ़े। लद्दाख से ही दूसरी खबर है कि लद्दाख ने रिसेंटली एक लॉ पास किया, एक कानून बनाया, जिसके मुताबिक वहां के 100% जॉब को 100% जॉब को सिर्फ लद्दाख के रेसिडेंट के लिए यानी लोकल लोगों के लिए रिजर्व कर दिया। कोई भी बाहर का आदमी लद्दाख में अब जाके जॉब नहीं कर सकता है। जॉब का मतलब गवर्नमेंट जॉब होता है, ये नहीं कि कोई प्राइवेट जॉब करने पे कोई बाध्यता आ गई। तो आप याद रखोगे कि किस यूनियन टेरिटरी ने ऐसा किया? लद्दाख ने किया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर दिल्ली से। तो दिल्ली में जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने कोविड को ध्यान में रखते हुए एक नई स्कीम लॉन्च की है। उस स्कीम का नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। अब ये स्कीम क्या है? जहां वोट यानी जहां आप वोट डालने जाते हो वहीं पे जाके आप वैक्सीनेशन करा सकते हो। तो आप वोट डालने कहां जाते हो? किसी पोलिंग स्टेशन पे जाते हो ना। तो कहा गया कि 45 साल से ऊपर के जितने सिटीजन्स हैं उनको ये स्कीम के जरिए पोलिंग स्टेशन पे, जहां पे वो उनका पोलिंग स्टेशन है, वहीं पे वो जाएंगे और अपनी वैक्सीनेशन करा लेंगे। तो ये यही है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन स्कीम। आगे बढ़े। कोविड से जुड़ी अगली खबर हरियाणा से, क्योंकि कोविड ने क्या है, सारे गवर्नमेंट्स की आंख खोल दी है। ठीक है, अब सारी गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ कोविड से लड़ने के लिए अलग अलग स्कीम्स ला रही है। तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, इस तरह की स्कीम्स जो कोविड से रिलेटेड है वो आपको मस्ट है, उसकी डिटेल आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो अगली खबर है हरियाणा से। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर मनोहर लाल खट्टर। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं। पहली स्कीम है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। प्राण वायु यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहते हैं। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम मर जाएंगे, हमारे प्राण निकल जाएंगे, तो ऑक्सीजन को ही प्राण वायु कहते हैं। तो प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, देवता का मतलब पेड़, जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं वो तो देवता के बराबर हो गए ना, पेड़ की वजह से तो हम जिंदा है ना। ऑक्सीजन का तो कोई और सोर्स है नहीं हमारे पास, पेड़ जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वही हम इनहेल करते हैं। तो हरियाणा के सीएम ने क्या किया है कि पेड़ों को सम्मान देने के लिए, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम क्या देते हैं पेड़ को? कुछ नहीं देते हैं। तो हरियाणा सरकार ने कहा कि अब पेड़ों का ख्याल रखा जाएगा। तो जो पेड़ 75 साल के हो चुके हैं, हमारे घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो हम उनकी इज्जत करते हैं ना, वैसे ही पेड़ जब बूढ़े हो गए, 75 साल के ऊपर हो गए, तो उनका देखभाल कौन करेगा? तो उनके देखभाल के लिए प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी पेड़ को, हर पेड़ को मेंटेन करने के लिए सरकार 2500 रुपए सालाना पेंशन देगी।
एक और काम किया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने, 80 एकड़ की जगह में ऑक्सीवन लगाने का फैसला किया है। तो ये ऑक्सीवन करनाल डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है। ऑक्सीवन क्या है? एक तरह का जंगल है, वहां पे लाखों पेड़ लगाए जाएंगे। 80 करोड़ के क्षेत्रफल में लाखों पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये कहां होगा? करनाल डिस्ट्रिक्ट में होगा। ऑक्सीवन, पेड़ लगाओगे ऑक्सीजन मिलेगा, इसीलिए उसका नाम ऑक्सीवन रख दिया। अगली खबर असम से। तो असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? असम के चीफ मिनिस्टर मिस्टर हिमंता। अभी अभी असम में चीफ मिनिस्टर बदले गए हैं ना, हिमंता बिस्वा शर्मा नए चीफ मिनिस्टर है ना असम के। तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक नई स्कीम लॉन्च की है कोविड को ध्यान में रखते हुए। यह स्कीम है शिशु सेवा अछोनी। तो यह स्कीम क्या है? तो कोविड-19 में कई सारे बच्चों के माता पिता दोनों की डेथ हो गई, तो बच्चे अनाथ हो गए। तो वैसे बच्चों का ख्याल अब असम की गवर्नमेंट रखेगी। तो यह स्कीम जो है, जो अनाथ हो चुकी बच्चियों के लिए, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, कम उम्र की जो बच्चियां होती है, उनके माता पिता अनाथ हो गए, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट गोद ले लेगी। और इस तरह की बच्चियों के पास अब रहने का घर तो नहीं है, तो इनको गवर्नमेंट अपने खर्चे पे स्कूल में पढ़ाएगी, सब कुछ इनका देखभाल करेगी। इसी स्कीम की नाम है शिशु सेवा अछोनी। ए फॉर असम, ए फॉर अछोनी। अगली खबर है नीति आयोग से। तो नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर, तो पीरामल क्या है? दवा बनाने वाली एक कंपनी है ना, तो उसी दवा बनाने वाली कंपनी का एक फाउंडेशन भी है। तो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने मिलके एक अभियान चलाया। ये स्कीम नहीं है बल्कि एक अभियान है। इस अभियान का नाम रखा गया है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। किस चीज से सुरक्षित? भैया खतरा तो इस वक्त कोविड से ही है। तो कोविड से जो लोग बीमार हो गए हैं, तो पूरे देश में कोविड को लेके हाहाकार मचा हुआ है। तो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने क्या स्कीम लॉन्च की है, क्या योजना लॉन्च की है कि 112 डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी कोविड पेशेंट हैं, उनका होम केयर, जो वो घर पे हैं तो उनका ख्याल, उन तक दवा पहुंचाना, ठीक है, उनके सारे पैरामीटर्स पे नजर रखना। तो यही स्कीम है सुरक्षित तुम सुरक्षित हम अभियान। तो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन याद रखोगे। अगली खबर, नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कि 2 सरकारी बैंकों, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेट कर दिया जाए। तो हम जानते हैं कि हमारी देश की सरकार, जो मोदी गवर्नमेंट है, वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रही है। तो आत्मनिर्भर भारत की तहत नीति आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई थी, एक नई पॉलिसी बनाई है ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो इसके अंदर जो नीति आयोग है उसको यह जिम्मेदारी दी गई कि आप उन बैंक्स को, ना सिर्फ बैंक को बल्कि और भी जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। अगर कोई ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको प्राइवेटाइज कर देंगे या मर्ज कर देंगे। तो नीति आयोग ने अब 2 बैंकों का नाम लिया है, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। इनको कहा है सरकार को कि इन दोनों को प्राइवेटाइज करने में ही भलाई है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे एसएससी, क्लैट, सीटेट या किसी स्टेट लेवल सर्विस कमीशन वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो विद्या गुरु आपका बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि विद्या गुरु पिछले कई सालों से जो नॉर्थ इंडिया है उसमें कंसिस्टेंट रिजल्ट नंबर 1 पोजीशन पे है। आप हमारे एक्स स्टूडेंट्स की टेस्टिमनीज वगैरह भी जाके पढ़ सकते हो इंटरनेट पे कि उनका हमारे बारे में क्या कहना है। तो ये हमारी वेबसाइट आप एक बार जरूर विजिट करना, अगर आप वाकई में सीरियस हो, अपने प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो। तो आपके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन कोर्सेज हैं, विद्या गुरु के पोर्टल पे आप विजिट करोगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जब भी आप कोई एग्जाम सब्सक्राइब करने की अगर सोच रहे हो, तो आप विद्या गुरु एक बार जरूर विजिट करना। इस वक्त हमारे पास
कई अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो इन डिस्काउंट्स का फायदा जरूर उठाओ। साथ ही साथ एक सीट आपकी गारंटी हो जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो विद्या गुरु आपके सक्सेस का कह लो कि पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगली खबर है गुजरात से। तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर गिफ्ट सिटी में बनाया जा रहा है। तो गिफ्ट सिटी कहां है बच्चों? तो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी क्या है? कुछ बच्चों को लगता है कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। मैं आपको याद दिला दूं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, गांधीनगर अहमदाबाद के पास ही है, लेकिन कैपिटल तो गांधीनगर ही है। तो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर बनाया जा रहा है। अब ये मैरीटाइम क्लस्टर क्या है? तो एक ही जगह पे, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र के बिजनेस से जुड़ा सब कुछ। तो एक ही जगह पे पोर्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक, यहां तक कि जो सरकारी उसके दफ्तर वगैरह हैं, जैसे पोर्ट बनाओगे, मान लो आपको अपना सामान यहां से वहां भेजना है समुद्री रास्ते से, तो सरकार की परमिशन लोगे कि नहीं लोगे? तो सरकार की परमिशन लेनी है, सामान भी अपलोड करना है, डाउनलोड करना है। तो ये सारी फैसिलिटी एक ही जगह पे भारत की सरकार बनाने जा रही है। इसी को इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर कहते हैं। तो भारत का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर कहां बन रहा है? तो अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी में बन रहा है। अगली खबर असम से। तो असम ने हाल ही में दो नए नेशनल पार्कों को डिक्लेयर किया है, नोटिफाई किया है। 2 नए नेशनल पार्क असम को मिले हैं, 6th और 7th। असम में अभी तक 5 नेशनल पार्क थे, अभी असम को 6ठा और 7वां नेशनल पार्क हाल ही में मिला है। तो असम ने 6ठे नेशनल पार्क के रूप में रायमोना नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया है। तो ये जो रायमोना नेशनल पार्क है, ये असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और ये मानस टाइगर रिजर्व के पास की जगह थी। तो ये मानस टाइगर रिजर्व है, तो इसके पास एक बफर जोन बनाया गया था, बफर जोन जहां लोग नहीं रहते थे। तो इसी को अब नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है, रायमोना नेशनल पार्क। तो ये कहां है? तो असम के कोकराझार में। तो ये बन गया 6ठा नेशनल पार्क। अब बात करते हैं असम के 7वें नेशनल पार्क की। तो 6ठे के साथ 7वां नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया गया, देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई को 7वां नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है असम का, ठीक है ना। तो इसी के साथ असम में कुल मिला के 7 नेशनल पार्क हो गए, 7 हो गए। हमारे देश में टोटल इस वक्त 104 नेशनल पार्क हैं। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में 9 है, अंडमान में भी 9 है, 9 है, ठीक है। जबकि असम में 7 हो गए, 5 से बढ़ के 7 हो गए। तो अब असम जो है दूसरे नंबर पे आ गया। अगर हम देखें कि किस स्टेट में कितने नेशनल पार्क है, तो असम दूसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश और अंडमान, दोनों के पास 9 नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़े। हाल ही में बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, तो बेंगलुरु का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हाल ही में इसे नेट एनर्जी न्यूट्रल का दर्जा मिल गया, स्टेटस मिल गया। नेट एनर्जी न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जितनी एनर्जी आप यूज करते हो, एयरपोर्ट पे बल्ब जला रहे हो ना, एयर कंडीशन यूज कर रहे हो ना, तो वो एनर्जी कहां से आ रही है? तो जितनी एनर्जी आप यूज करते हो वो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो। ये देखो सोलर पैनल, यानी सोलर पैनल, विंड मिल्स, इन सब की मदद से आप अपने जरूरत की एनर्जी खुद प्रोड्यूस करो। तो जितनी एनर्जी आप बना रहे हो उतनी यूज कर रहे हो, बाहर से आप एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो आप नेट एनर्जी न्यूट्रल हो। तो किस एयरपोर्ट को मिला है यह दर्जा? बेंगलोर के केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला। आगे बढ़े। तो हाल ही में इंडिया की बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, ये 8 फिल्मों में काम करती हैं, इसलिए शायद बहुत लोगों को इनका नाम ना भी पता हो। तो इनका नाम है तिलोत्तमा सोम। तो तिलोत्तमा सोम को यूके
एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इंडियन को मिला। उस इंडियन का नाम क्या है? तिलोत्तमा सोम। बस इतनी चीज आप याद रखो। किस फिल्म के लिए मिला? तो राहगीर नाम की मूवी या फिल्म के लिए इनको मिला है। एक्ट्रेस का नाम तिलोत्तमा सोम, मूवी का नाम राहगीर, अवार्ड का नाम यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल। अगली खबर है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। तो एचएसबीसी बैंक के, एचएसबीसी इंडिया के, यानी इंडिया, एचएसबीसी के इंडिया सीईओ अपॉइंट किए गए हैं हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे। तो एचएसबीसी का फुल फॉर्म भी आप याद रख लो, हांगकांग एंड शांघाई। एच से हांगकांग, एस से शांघाई, बी से बैंकिंग और सी से कॉरपोरेशन। तो ये जो एचएसबीसी नाम का बैंक है, ये बेसिकली हांगकांग का बैंक है। हांगकांग का बैंक है ये। इसकी हेडक्वार्टर लंदन में है, लेकिन ये है हांगकांग का बैंक। अगली खबर यह है कि अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया है। हाल ही में हमारे इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हुए ना, तो अगले इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गए अनूप चंद्र पांडे। तो अनूप चंद्र पांडे एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। तो आप बोलोगे कि जब ये रिटायर्ड हो गए तो फिर इनको सरकार इलेक्शन कमिश्नर कैसे बना सकती है? तो देखो, आईएएस के रिटायर होने की एज होती है 60 साल, जबकि इलेक्शन कमिश्नर के रिटायर होने की उम्र होती है 65 साल। तो अगर कोई आदमी आईएएस से रिटायर हो भी चुका है तो हो सकता है कि वो 65 साल का ना हुआ हो। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं, उसमें से एक होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ये तो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। बाकी 2 सदस्य भी होते हैं। तो दूसरे सदस्य का नाम होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इस वक्त हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्र। और इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार। अगली खबर, जो क्रिकेटर हैं, हमारे देश के महान क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के जरिए वो बच्चों को या उभरते हुए क्रिकेटरों को ट्रेनिंग देंगे। तो इस वेबसाइट का नाम क्या रखा? क्रिकुरु। क्रिकुरु। तो आप याद रखोगे कि क्रिकुरु किसकी वेबसाइट है? तो वीरेंद्र सहवाग की वेबसाइट है। अगली खबर है कि आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है भारत पे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है ये भारत पे। तो आप आईसीसी के बारे में कुछ चीजें याद रखो। आईसीसी क्या है? क्रिकेट से जुड़ी हुई एक संस्था है ना। तो इस आप एक और फैक्ट याद रखो कि अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां होने जा रहा है और कब होने जा रहा है? तो अगला वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में ही होने जा रहा है। इंडिया में ही होगा। 2023 के अक्टूबर और नवंबर के महीने में होगा। तो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, करंट अफेयर के फैक्ट्स, जो हमने आपके लिए आपके सामने हम लेके आए। तो टाइम टू टाइम हम ऐसी ही वीडियोस डालते रहते हैं जिससे आपको मेहनत ना करनी पड़े। जो मेहनत है हम करेंगे। आप सिर्फ विद्या गुरु के साथ जुड़ जाओ और विद्या गुरु के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, हम आपके पीछे मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो बच्चों, तो एक लाइक बटन तो हिट करना बनता है ना। तो प्लीज एक बार लाइक बटन दबा ही दो, और साथ ही में आपको सब्सक्राइब बटन भी दिखेगा। तो अगर अभी तक आप विद्या गुरु फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो जल्दी करो, ठीक है? सब्सक्राइब बटन जो आपको दिख रहा है उसे दबाओ, जल्दी दबाओ, ताकि अगली बार हम जैसी कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको मिल जाए।